नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ वो है एवीएन के ऊपर। एवीएन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। एवीएन होता क्या है, एवीएन कहाँ कहाँ हो सकता है, एवीएन क्यों होता है, एवीएन होने से क्या मेरी लाइफ बंद हो जाने वाली है, क्या मैं एवीएन के बाद नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता हूँ, इन्हीं कुछ सवालों से रिलेटेड ये वीडियो है। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष है, मैं एक जॉइंट स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवीएन के रिलेटेड सारी चीज़ें, नॉन सर्जिकल चीज़ें जिनके बारे में पेशेंट को नॉलेज बहुत समय बहुत अलग अलग तरीके से मिल रही होती है। कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एवीएन होता क्या है। एवीएन का मतलब है एवस्कुलर नेक्रोसिस। एवस्कुलर नेक्रोसिस कहाँ पे होता है? किसी एक जॉइंट या जॉइंट के अराउंड एरिया में। मतलब उससे पहले एवीएन का फुल फॉर्म को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, एवीएन का मतलब है एवस्कुलर, मतलब कि किसी जॉइंट के अराउंड बोन्स का सर्कुलेशन बंद हो जाना और उसके कारण नेक्रोसिस, मतलब कि उसका डिस्ट्रक्शन या उसका सड़ना शुरू हो जाना। तो एवस्कुलर नेक्रोसिस कहाँ कहाँ कॉमनली होता है? जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रिकेरियस होती है, मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज है जॉइंट्स के जहाँ पे कि एवीएन होने के चांसेस ज़्यादा है। कहाँ कहाँ वो एवीएन ज़्यादा हो सकता है वो बताता हूँ। पहले सबसे पहला जॉइंट जो है वो हिप जॉइंट है, सेकेंड जॉइंट है टेलस बोन और तीसरा है स्केफॉइड बोन। स्केफॉइड रिस्क में एक छोटी सी बोन होती है। इन एरिया में एवीएन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फॉरवर्ड नहीं होके रिट्रोवर्ड होती है, मतलब वापस मतलब खून की नाली ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, मगर वहाँ से एक ब्रांच ऊपर की तरफ आके इनको ब्लड सर्कुलेशन देती है। तो इन एरियाज में सबसे ज़्यादा चांसेस ऑफ एवीएन होते हैं। क्या एवीएन इनके अलावा दूसरे जॉइंट्स में हो सकता है? हाँ, बहुत सारे दूसरे जॉइंट्स में भी हो रहा है आजकल, जैसे शोल्डर के जॉइंट में, नी के अराउंड, पटेला में, डिस्टल फीमर में, प्रॉक्सिमल टिबिया में, एंकल में, डिस्टल फीमर में, डिस्टल टिबिया में और फुट की बोन्स में भी एवीएन देखा जा रहा है। एवीएन होता क्यों है और क्या रीज़न है एवीएन होने के? देखिए, एवीएन दो तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, कोविड से पहले और कोविड के बाद। कोविड से पहले हम लोग मानते थे कि एवीएन मोस्टली स्टेरॉइड इनटेक, मतलब कि ओरल स्टेरॉइड या इंजेक्टेबल स्टेरॉइड किसी पेशेंट को किसी मेडिकल इशू के लिए दिया गया है लॉन्ग टर्म में 4-6 हफ्ते से ज़्यादा, तो उनमें एवीएन देखा जाता था। दूसरा, अल्कोहलिक्स, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इनटेक करते थे, शराब पीते थे, उनके केसेस में भी एवीएन देखा जाता था। तीसरा, कुछ ब्लड डिस्क्रेसियस या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे आईटीपी हो गया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, उनमें हम लोगों को ये चीज़ें देखी जाती थी, जिनमें क्लॉटिंग होने के कारण या खून की नालियाँ ब्लॉक होने के कारण ये एवीएन देखा जाता था। उसके अलावा जैसे कुछ पेशेंट्स किसी कारण से कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, उन केसेस में भी एवीएन देखा जाता था। इसके साथ एक बड़ा कैटेगरी ऐसा था जिनमें कि फ्रैक्चर्स अराउंड द जॉइंट या इंजरीज अराउंड द जॉइंट में भी एवीएन देखा जाता था। ये सारे जितने मैंने चारों पाँचों कारण बताए, इनको अगर हम मिला लें तो ये करीब करीब 10% ऑफ द डायग्नोसिस होता था, मतलब 10% पेशेंट्स में इनको डायग्नोस कर पाते थे कि एवीएन इस कारण से हुआ है। बट ऑलमोस्ट 90% केसेस में हमें कारण पता नहीं चलता था, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती थी। तो एवीएन बहुत समय जो है अनडायग्नोस या इडियोपैथिक, मतलब कि जिसका कारण हमें पता नहीं है, वो हम रखते थे। बट कोविड के बाद ये सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो गया। कैसे? कोविड से पहले जो है हम साल में 1 या 2 पेशेंट एवीएन के देखते थे और अब हम करीब करीब हर एक सर्जन की ओपीडी में कम से कम 4-5 पेशेंट न्यूली डायग्नोस फर्स्ट टाइमर 1 महीने के अंदर आने लगे हैं। ठीक है, तो एवीएन इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा है? मुझे लगता है कि इसका राज जो है वो कोविड के कुछ चीज़ों में छुपा हुआ है। जैसे कोविड में जो पेशेंट्स की जान गई, उसका मोस्ट कॉमन कॉज था कि क्लॉट्स बनना और क्लॉट्स जाके लंग्स पे अटक जाना। उन क्लॉट्स से जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है इन द ब्लड वाज रिड्यूस्ड। तो ऐसे ही क्लॉटिंग डिसऑर्डर मुझे लगता है कि एवीएन का कारण है। अभी भी ये जो है थीसिस अभी भी फाइनल अप्रूव नहीं है, लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ सालों में हमें एक सॉलिड आंसर इसका मिलने वाला है। सो एवीएन का कारण जो है कोविड भी है। इसके अलावा एवीएन की स्टेजिंग क्या होती है, कैसे हम एवीएन को स्टेज करते हैं, या एवीएन के सिम्टम्स पहले मैं बताता हूँ कि एवीएन के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, किसी भी एवीएन के पेशेंट से अगर आप पूछेंगे तो देयर इज ए एक्यूट हिस्ट्री ऑफ ऑनसेट ऑफ पेन। अचानक से एक जॉइंट के अराउंड, चाहे वो रिस्ट, शोल्डर हो, नी हो, हिप हो, उस पर आपको सडनली एक पेनफुल एपिसोड आया जो कि 1-2 दिन आपने पेन किलर लिया और वो सेटल कर गया। कुछ लोगों में ये पेन परसिस्टेंट रहता है, मतलब कि
1-2 हफ्ते तक परसिस्ट किया, फिर बार बार महीने में 2 महीने में एक बार आता है, फिर 2-4 दिन रहता है, फिर चला जाता है। तो इस तरह के रिपीटेड स्पाइकी एपिसोड्स आते हैं जिनमें पेन होता है, चला जाता है। कुछ लोग डिस्क्राइब करते हैं जैसे हिप के अराउंड अगर है तो लिम्प दिखाई देने लगता है पेशेंट को, और लिम्प 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पेन अराउंड द जॉइंट है, मैं जॉइंट को मूव करता हूँ, चाहे रिस्ट में हो, चाहे शोल्डर में हो या हिप में हो, मैं हिप को मूव करता हूँ तो उसमें पेन होता है, बट वो भी ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन ये सिम्टम्स ही सबसे ज़्यादा शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स इनिशियली जब आते हैं अर्ली फेज में कुछ ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, मतलब कुछ दिन रहते हैं, और दवाइयाँ, नॉर्मल दवाइयाँ पेन किलर लेके चले जाते हैं। एवीएन का डायग्नोसिस अर्ली करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एवीएन के अर्ली फेज में डायग्नोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमआरआई पे हो सकता है, वो किसी और इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता है। तो किसी को भी पेन होता है तो सबसे पहला जो वो होता है कि वो इवन आज के दिन पे लोग खुद भी एक्सरेज करा लेते हैं। एक्सरे की रिपोर्टिंग जो है वो टेक्नीशियन भी बता देता है आपको कि एक्सरे नॉर्मल है। जैसे आपको लगता है कि एक्सरे नॉर्मल है तो आप भी शांति पूर्वक बैठ जाते हैं और 2-4 दिन दवाई लेके आपका दर्द चला जाता है, तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं है। एवीएन का डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ अर्ली फेज में एमआरआई पे हो सकता है, और उससे फेज मतलब कि एवीएन का स्टेज भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो उसके बाद आती है कहानी कि एवीएन के कितने स्टेजेस होते हैं। फ्रेंड्स, एवीएन के 4 स्टेज होते हैं मेनली। फर्स्ट स्टेज जिसमें से ब्लड सर्कुलेशन रुकी है और हड्डी में सूजन आ गई है, ठीक है, ये फर्स्ट फेज है और फर्स्ट स्टेज है जिसमें कि कंप्लीटली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट वायबल है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग इस स्टेज पे डायग्नोस हो ही नहीं पाता है, क्योंकि एमआरआई, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस एमआरआई पे होने वाला है, और लोगों को लगता है कि 2-3 दिन के दर्द के लिए एमआरआई क्या करानी है, एमआरआई इतनी महंगी होती है, पैसे वेस्ट करके क्या होता है। देखिए, एमआरआई बहुत समय यूजफुल है अगर आपका पेनफुल जॉइंट मूवमेंट, मतलब कि जॉइंट की मूवमेंट में, हिप के जॉइंट को मूव करने में दिक्कत हो रही है, लिम्पिंग आ रही है आपको 2-3 दिन की ही है, पेनफुल लिम्पिंग मतलब चलने में लंगड़ाहट दिखाई देना और मूवमेंट का रेस्ट्रिक्ट होना पहले 2-3 दिन के दर्द के अंदर ही एवीएन के लिए एमआरआई कराने का इमीडिएट इंडिकेशन है। इमीडिएट मतलब कि आज ही करा के इसका डायग्नोस करना है, क्योंकि स्टेज 1 एवीएन को हम लोग कंप्लीटली मेडिकेशन से और रेस्ट से ठीक कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली 99.9% टाइम इस समय एमआरआई हुआ नहीं होता है। किसका डायग्नोसिस स्टेज 1 में सबसे ज़्यादा हुआ होता है, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन के घर में किसी को ये पेन हो तो इमीडिएटली बोलेगा करा लो एमआरआई, ठीक है। दूसरा, कोई ऐसा पेशेंट जिसके घर में ऑलरेडी कोई एवीएन हो या नॉन वो एवीएन हो तो फटाफट करा लेते हैं। ये 2 कैटेगरी के लोग हैं जिनमें कि फटाफट एमआरआई हो जाती है, बाकी किसी भी पेशेंट में नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि डे 1 पेन पे भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है। स्टेज 2 अब आता है डायग्नोसिस का स्टेज 2, जिसमें कि एवीएन एस्टेब्लिश हो गया है और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गई है कम्प्लीटली। नाउ स्टेज 1 के 2 स्टेजेस हैं, जिसमें कि स्टेज 1A एंड स्टेज 2B। ए में आपका ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट बंद हुआ है बट नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा नहीं है, और 2B में स्टेज 2A में नेक्रोसिस शुरू नहीं है, मतलब सड़ना शुरू नहीं हुआ है। स्टेज 2B में सड़ना शुरू हो गया और कोलैप्स होने से पहले, मतलब कि हड्डियाँ कमज़ोर होकर अब कोलैप्स होने वाली है। तो ये दोनों स्टेज है जिसमें कि हम एवीएन के कुछ प्रोसीजर सर्जरीज करके इसको बचा सकते हैं, मतलब कि आपको अपना नेटिव जॉइंट बचा सकते हैं। अब इस फेज में सबसे ज़्यादा पेशेंट गड़बड़ करते हैं कि वो लोग चलना फिरना बढ़ा के 50 ओपिनियन लेने के लिए इधर से उधर भागते हैं डॉक्टर्स के पास, जिससे कि एवीएन स्टेज 1 से 2 में, 2A से 2B में, 2B से 3 में विद इन 6 वीक्स या 3 मंथ्स हो जाता है। तो दोस्तों, 2 अगर या 1 स्टेज का आपको आया है, आपने अपने डॉक्टर को, एक डॉक्टर को दिखाया, अब आपको दिमाग में आती है मुझे मल्टीपल ओपिनियन लेने, लीजिए आप अपने घर वालों को भेजिए एमआरआई रिपोर्ट के साथ, एमआरआई फिल्म के साथ, एक्सरेज के साथ डॉक्टर से बात करने दीजिए। आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पेशेंट एज ए पेशेंट आपको भी जाना है तो आपको व्हील चेयर पर जाना है, उस पर वजन नहीं डालना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो गई है, बंद हो गई है, बोन कोलैप्स कर जाएगी और फास्ट फॉरवर्ड एवीएन प्रोग्रेस कर जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस समय रेस्ट लेना शुरू करना है। एवीएन के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप फ़ोन पे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप के घर वाले जो गए डॉक्टर से बात कर सकते हैं, या आप व्हील चेयर पर जाए, चले ना बिल्कुल। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस है जो कि 90% लोग नहीं मान रहे होते, जिसके कारण फास्ट फॉरवर्ड स्टेज प्रोग्रेस कर रहा होता है। ठीक है, सर्जरी करनी है नहीं करनी, इमीडिएट का मतलब अभी पकड़ के अभी नहीं होती है। इमीडिएट का मतलब आप सोच समझ के अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन में करेंगे। उस ड्यूरेशन में आपने रेस्ट लेना है, ठीक है, मगर उस ड्यूरेशन में आप भागा दौड़ी ना बचाए।
ठीक है, मैंने जितना देखा है पेशेंट्स क्या होता है, जैसे डायग्नोसिस होता है 10 ओपिनियन लेने के लिए 10 जगह जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर की वेटिंग में भी बहुत समय वो लोग 1-2 घंटा खड़े रहते हैं, तो एवीएन प्रोग्रेस कर जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू स्टेज 3, जहाँ पे कि कोलैप्स स्टार्ट हो गया। इट कुड बी ए स्मॉल कोलैप्स, मतलब कि 10-20-30% कोलैप्स हुआ है पार्ट ऑफ हेड ऑफ फ्यूमर का, और 70-80% बचा हुआ है, या उल्टा 60-70-40% हो गया है कोलैप्स और बाकी एरिया बचा हुआ। अगर कोलैप्स छोटा कोलैप्स है तो हम इसमें ऑस्टियोटोमिस करते हैं, मतलब कि हिप के जो सरफेस पे प्रेशर पड़ रहा है उसको हटा के दूसरी तरफ कर देते हैं, जिससे कि हम एवीएन को मतलब नॉर्मल हिप को बचा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। स्टेज 3 जिसमें कि बहुत बड़ा सेक्टर इन्वॉल्व है, या स्टेज 4 एवीएन जिसमें कि कंप्लीट कोलैप्स के साथ अब आर्थराइटिक, मतलब कि हड्डी उबड़ खाबड़ हो गई है और अंदर आर्थराइटिस क्रिएट हो गया है, तो उन केसेस में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है। ठीक है, सो ये एक तरीका है डायग्नोसिस करने का स्टेजिंग के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से स्टेज हो। इसके अलावा क्या सर्जरीज से मुझे डरना चाहिए, पीछे हटना चाहिए? मुझे लगता है देखिए, हिप रिप्लेसमेंट या हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी दोनों ही सक्सेसफुल है स्टेज वाइज। तो आपको अपने स्टेज का डायग्नोसिस अपने डॉक्टर से करवाने के बाद उसके अकॉर्डिंगली सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी ऐसी है, सोचिए मुझे अगर नेटिव हिप मतलब अपना हिप बचाना है तो मुझे अर्ली करना है, तो मैं लेट नहीं कर सकता हूँ। मैं ओपिनियन लेने में 2-2, 3-3, 6-6 महीने छोड़े 2-3 साल लोग वेट करते हैं। वेट करने में आपका एवीएन जब प्रोग्रेस करता हो स्टेज 2 से 3 और 4 में पहुंच जाता है, उसके बाद तो कहते हैं अब बचा लो डॉक्टर, अब मैं रेडी हूँ, अब लेट हो गया। ठीक है, तो आपको जो करना है फास्ट फॉरवर्ड करना है, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें तो फेलियर के चांसेस है, एवीएन की सर्जरी में फेलियर के चांसेस है। हाँ, तो अगर कोई मरता हुआ आदमी आता है डॉक्टर के पास और कहता है कि हाँ जी आपके चांसेस हाई रिस्क है, आपको इस पर्टिकुलर डिजीज के कारण आपकी डेथ हो सकती है, बचाने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, सोचिए गॉल ब्लैडर बस्ट हो गया, अभी आपको पेरिटोनाइटिस हो गया, जान जाने का खतरा है, क्या मैं सर्जरी करके बचाऊंगा नहीं आपकी जान? तो ऐसे ही आपकी हिप को बचाने के लिए सर्जरी करने की ज़रूरत है। हाँ, उसमें फेलियर हो सकता है, आपको समझना है फेलियर हो सकता है, मगर फेलियर हो सकता है इसलिए मैं फेल ही हो जाऊँ फिर उसका ट्रीटमेंट कराऊँ, ये बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का। ठीक है, मुझे लगता है एवीएन के बहुत से पेशेंट मैंने खुद बचाए हैं, जिनके स्टेज 2, 3 A, B और स्टेज 3 के अर्ली फेजेस छोटे लेशंस में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के बचाए हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बचा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से अच्छे से डिटेल में बात करिए और डिस्कस करिए क्या करना चाहिए मुझे। इसके अलावा मुझे लगता है कि सर्जरी अगर आपने करानी है तो करा सकते हैं, लाइफ को अटका के नहीं रखना होता है। लाइफ को अटका के रखने का मतलब होता है कि पेशेंट्स को पेन हो रहा है, लिम्पिंग हो रही है, पेशेंट पेन किलर खा रहे हैं, दुखी है, साइकोलॉजिकली इरिटेट हो गए हैं, परेशान हो गए, अपनी नौकरियां छोड़ के बैठे हैं घर पे, तो जी एवीएन ऐसा वाला नहीं है। एवीएन में आप सारी एक्टिविटीज़ काम पे वापस जा सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। आपका डॉक्टर आपको समझाएगा किस तरह से, कौन से तरीके से सर्जरी करने से, क्या करने से मेडिकल ट्रीटमेंट में, जैसे मैंने बताया स्टेज 1 में मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है आपको समझना। लास्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अनयूजुअल या इररिलेवेंट एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जैसे अब स्टेज 1 का मैंने ट्रीटमेंट बताया कि कंप्लीट मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है, रेस्ट से ठीक किया जाता है। स्टेज 4 वाला आता है, डॉक्टर साहब आपने बताया था स्टेज एवीएन दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। स्टेज 4 हो गया तो हिप रिप्लेसमेंट ही चाहिए होगी, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाइए उसका हिप रिप्लेसमेंट ही होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई मिराकुलस कोई दवाई बेच रहा है या कोई दवाई बता रहा है या कोई ट्रीटमेंट बता रहा है कि स्टेज 4 में आपको बिना सर्जरी के ठीक हो जाए हिप रिप्लेसमेंट के, तो वही सबसे पहले उनको बता दीजिए कि उनको अपना नाम नोबेल प्राइज़ के लिए डालना चाहिए, अब उन्हें नोबेल मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। नंबर 2 कि मैंने स्टेज 2 में है, अब स्टेज 4 वाला पेशेंट आके कहता है कि जी कोर डिकम्प्रेशन या उससे रिलेटेड जो सर्जरीज है वो करिए। स्टेज 4 वाला आके कहता है मुझे कि डॉक्टर साहब ऑस्टियोटॉमी करके ठीक कर लीजिए स्टेज 3 का ट्रीटमेंट। देखिए हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग है, आप अपने स्टेज को फाइनलाइज करिए, सबसे पहले उस स्टेज में जो होना है वो करना है। आप स्टेज 4 में अनयूजुअल अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि मेरा अभी इसको सर्जरी के बिना ठीक कर देना है। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशंस आपकी कैसे होंगी स्टेजेस के ऊपर। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको जाननी है, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डॉक्टर को पूछिए, डॉक्टर्स सारे डिस्क्राइब करेंगे। अगर कोई आपका डॉक्टर नहीं बताता आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एवीएन में ट्रीटमेंट कौन से स्टेज का होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो डेफिनेटली इसे लाइक एंड शेयर करिए और उन लोगों को ज़रूर भेजिए जो एवीएन से परेशान है और एवीएन के साथ अपनी लाइफ अटका के बैठे हैं। लेट देम वॉच दिस वीडियो एंड
गेट द राइट ट्रीटमेंट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।